Yes guys, good evening. See, today we continue with chapter 3 in economics, that is your demand, and our today's topic is law of demand. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। और अगेन आपके फर्स्ट ईयर कॉलेज में सेम चीज़ें फिर से आती है डिमांड और सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, सबसे पहले ये किसने दिया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया है जनरली कि आपके दो मेन फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ध्यान देना, आपके दो मेन फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वन इज अ प्राइस एंड सेकेंड वन इज अदर देन प्राइस, ठीक है। एक प्राइस होता है तो दूसरा प्राइस के अलावा जो बाकी के हैं अदर देन प्राइस। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जब जब प्राइस फैक्टर आता है, प्राइस अगर डिमांड को इफेक्ट करती है, देयर इज अ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इफ देयर इज अ प्राइस फैक्टर, ठीक है, अगर आपका प्राइस फैक्टर डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, इफ प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड विल एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन या राइज फॉल हम बाद में देख लेंगे, बेसिक हम समझ लें। बेसिक ये बोलता है, बेसिक क्या बोलता है आपका कि अगर प्राइस फैक्टर आ गया तो डिमांड का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा वो बाद में समझेंगे, पहले आप ये तो समझो कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसके साथ लगाना है? प्राइस के साथ लगाना है। अगर आपका फैक्टर प्राइस हुआ, जब जब प्राइस की बात हो रही है तो हमेशा डिमांड इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, एक्सपेंशन या उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अगर आपका फैक्टर प्राइस के अलावा कुछ भी हुआ, आपका फैक्टर प्राइस के अलावा कुछ भी हुआ तो देयर विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आया? yes. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि हमें मानना पड़ता है कि व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ये बोलते हैं कि आपको ऐसा मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। आप बोल सकते हो ना, अभी तक जो आपने सुना आप बोलोगे सर प्राइस राइज हुआ तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो बाकी के फैक्टर्स वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या एट द सेम टाइम? जब प्राइस इफेक्ट करेगा तो क्या बाकी के फैक्टर, टेस्ट और प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब बीच में नहीं आएंगे क्या? लेकिन यहाँ पे मानना पड़ता है कि जब प्राइस राइज हो रहा है तो और बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और when price falls, again we will assume that the remaining factors that affects the demand will remain constant. At that time demand will expand. ये लिखा हुआ है लॉ में, देखो। See, the principle explaining the relationship between price and demand for a good keeping the effect of all other determinants as constant is called the law of demand. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल, जो रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वो क्या बोलता है? फॉर अ गुड कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर डिटर्मिनेंट एज कांस्टेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ, ठीक है। जब प्राइस की वजह से डिमांड में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय आप ये सोचते हो कि बाकी के सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट मतलब वहां पे कोई बदलाव नहीं होगा। In this law, price is the cause variable and demand is the effect variable. Cause and effect, ये वर्ड याद रखना, स्टैट्स में, इको में, हर जगह आता है। Cause and effect, cause and effect का मतलब होता है, cause मतलब जिसकी वजह से, और इफेक्ट आया मतलब उसकी वजह से ये हुआ। जैसे बारिश का आना दैट इज अ कॉज, और खेती होना दैट इज अ इफेक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज अ इफेक्ट। तो यहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड में बदलाव आ रहे हैं। सो प्राइस इज अ कॉज and demand is a effect. समझ में आया? Yes. Now see, this law was presented by Professor Alfred Marshall. ठीक है, वो क्या बोलते हैं? It expresses an inverse relationship between price and demand, stating that when other factors influencing demand remain unchanged and if price of a good falls, it demands expand, and if price of a good rise, it demand contracts. तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस ऐसे जाएगा तो डिमांड ऐसे जाएगा, लेकिन डिमांड एक्चुअली ऐसे जाता नहीं, ऐसे जाता है, ठीक है। वो तो बताने में हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मैं वर्ड इंक्रीज डिक्रीज बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हमेशा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब प्राइस अगर फॉल होगा तो डिमांड विल
देखो समझाने में ऐसे ही समझाना पड़ता है कि प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपेंड, लेकिन एक्सपेंड ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस इस तरफ जाएगा तो डिमांड ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो डिमांड नीचे की तरफ आएगा। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, ठीक है। हाल फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आपको ये बताते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, फिर वो बोलते हैं कि प्राइस के अलावा बाकी के सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, आपको मानना है कि वो सारे फैक्टर्स अनचेंज हैं, कांस्टेंट है, अनचेंज बोलो कांस्टेंट बोलो, ठीक है। बाकी के सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस, बाकी के जो भी फैक्टर डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, वो जब कांस्टेंट होते हैं और प्राइस में बदलाव आता है तो देयर इज अ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अच्छा, वो कब होता है? व्हेन प्राइस राइज डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड विल एक्सपेंड, बट व्हेन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है, आर कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड। आई रिपीट, सबसे पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर वो बोलते हैं कि प्राइस के अलावा जो बाकी के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जब वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, प्राइस के अलावा जो बाकी के फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सारे जब कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। और डिमांड एक्सपेंड कब होता है? व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमांड। बाकी पूरा एग्जांपल से आपको समझाया है, मेन मुद्दा ये। सी, अब यहाँ पे एजम्पशंस दे रखे हैं, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस मतलब ये सारी चीजें हम एज्यूम करते हैं कि ये जो मैंने बोला ना भी कि बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। वो एजम्पशंस दे रखे हैं कि क्या क्या आपको मानना होता है। देखो, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड एज एक्सप्रेस्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज। देखो पहला था ना अदर देन प्राइस, ये क्या है? फैक्टर है। टेस्ट और प्रेफरेंस, उसको हम क्या मान रहे हैं? इट रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकेंड क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। कंज्यूमर्स डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। एंटिसिपेशन मतलब एस्टिमेशन, अंदाजा, उसको एंटिसिपेशन बोलते हैं। वो फ्यूचर के बारे में जो 5 हमने देखे थे वही। और साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, मतलब पॉपुलेशन ना घटेगा ना ऊपर जाएगा, वो भी सेम होगा। ये हम अंदाजा लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड बनेगा। समझ में आया? नाउ एक्सप्लेनेशन। देखो, डिमांड स्केड्यूल दिया हुआ है, इसको डिमांड स्केड्यूल कहा जाता है। जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और ये उसका डेटा है। अब देखो, इनका जो डेटा होता है ना इकोनॉमिक्स का, फिकम फिकी नहीं होती। मैंने क्या बोला सबसे पहले? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो आपका डेटा वही होगा। डेटा आप ओन बना सकते हो, आपको बनाने आए तो, और उसका ग्राफ बनाने आए तो बना सकते हो, लेकिन परफेक्टली होना चाहिए। लेकिन डेटा में लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे आपको डिमांड कम दिखनी चाहिए। प्राइस अगर नीचे आ रहा होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड का ही डेटा लिखना है, तो आपको डिमांड ऊपर जाती हुई नज़र आनी चाहिए। ऐसा अगर आपने ऐसा डेटा बना दिया कि प्राइस भी नीचे आ रहा है, डिमांड भी नीचे आ रही है, वो होता है, लेकिन वो कौन से ग्रेन्स में होता है? कोर्स ग्रेन्स में, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स में। तो फिर आपका एग्जाम्पल वैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, the schedule showing willingness of a consumer to buy different quantities of a good at various price is called the demand schedule. Demand schedule क्या बताता है आपको? Demand schedule बताता है कि कंज्यूमर की willingness बताता है, मतलब उसकी इच्छा बताता है। किस चीज़ की इच्छा? प्रोडक्ट खरीदने की, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग गुड्स होंगे, ठीक है। तो डिमांड स्केड्यूल आपको वो बता रहा है कि जब अलग अलग समय पे अगर अलग अलग प्राइजेज हैं अलग अलग गुड्स के, तो कंज्यूमर्स की कितनी इच्छा है, ठीक है, उसको यूज़ करने की। द फॉलोइंग स्केड्यूल इज एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इमेजिनरी एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, प्राइस, अब दूध का एग्जाम्पल दिया है कि सपोज कर लो कि 1 लीटर दूध का भाव 50 रुपये, तो बंदा कितनी थैली ले रहा है? एक ही थैली ले रहा है, एक ही बैग ले रहा है,
ठीक है। लेकिन अगर भाव कम हो गया, जैसे 50 से 40 हो गया, ठीक है, तो अब बंदा 2 डिमांड कर रहा है, ठीक है। फिर भाव और कम हो गया तो बंदा 3 डिमांड कर रहा है, और भाव अगर और कम हो गया 20 रुपये, ठीक है, तो आप देख रहे हो डिमांड और ऊपर जा रही है, एक्सपैंड हो रही है। आप हिंदी में भले ऊपर बोल दो, लेकिन इंग्लिश में इंक्रीज मत बोलना, ठीक है। भाव जब 10 रुपये हो गया 20 से, तो सामने डिमांड और अब तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है, सर हमको दूध की जरूरत ही नहीं हो तो? जब जरूरत, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि चीज सस्ती हो गई तो अपने लेते ही जाएंगे। अभी जैसे सेल आ रहा है, आ जाया वुडलैंड 40%, प्यूमा पे एक ले लो, दूसरे पे 50%, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है तो भी थोड़ी खरीदता जाऊंगा क्योंकि भाव कम हो गया। लेकिन एग्जाम्पल इसी तरह बनाना है। होता ये है मार्केट में, अगर कुछ लोग खरीदना चाहते हैं और वो रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस, और जैसे ही प्राइस अगर कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं। काफ़ी लोग स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं भाई, अगर उसकी एक्सपायरी डेट लंबी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है, ये दुनिया का उसूल है कि जैसे जैसे क्या होगा, भाव कम होगा, डिमांड आपकी एक्सपैंड होगी, वही हो रही है, एक्सपांड नहीं होती, एक्सपैंड होती है। नाउ द अबाउ डायग्राम शोज प्राइस ऑफ अ मिल्क ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड फॉर द मिल्क ऑन एक्स एक्सिस। देखो हमेशा एक रूल होता है, आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस है ना, वो नीचे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है हमेशा। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, कौन किस पे डिपेंड है, डिमांड प्राइस पे डिपेंड है, क्योंकि प्राइस फैक्टर है। तो प्राइस फैक्टर है तो प्राइस तो नीचे आना चाहिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। प्राइस जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो नीचे आना चाहिए। और हमेशा ग्राफ के रूल के हिसाब से जो डिपेंडेंट होता है वो वाई पे आ रहा है, यहाँ पे उल्टा बनता है। प्राइस और डिमांड में हमेशा याद रखना, ग्राफ उल्टा बनता है। प्राइस बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, जबकि है प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। जैसे बारिश और खेती में, तो बारिश इंडिपेंडेंट है, खेती उस पर डिपेंड है, खेती होगी फिर बारिश नहीं होने वाली, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट क्या है, प्राइस है। प्राइस की वजह से डिमांड एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डिमांड एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए प्राइस में बदलाव नहीं हो रहा। वो भी होता है, वो बाद में सीखोगे, वो चीज़ें भी होती, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज कर लो प्राइस राइज होता जा रहा है, डिमांड कम हो जाए, अब डिमांड एकदम कम हो जाएगी तो धीरे धीरे प्राइस फिर घटना चालू करता है। वो आगे के टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, प्राइस। और इंडिपेंडेंट हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। लेकिन प्राइस और डिमांड के एग्जांपल में आपका प्राइस वेरिएबल कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा और नीचे आएगा डिमांड। सी द अबाउ डायग्राम शोज प्राइस ऑफ अ मिल्क ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड फॉर मिल्क ऑन एक्स एक्सिस। By plotting the demand given in the schedule at various prices, we obtain the various points A, B, C, D and E, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है A, B, C, D, E, ठीक है। मतलब ये आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग भाव पे अलग अलग डिमांड है, ठीक है। जब भाव यहाँ पे 50 रुपये था, ठीक है, क्योंकि भाव यहाँ पे दिया हुआ है वाई पे, तो डिमांड 1 ही लीटर की थी। भाव कम हुआ, डिमांड 2 का हो गया, उसको B से इंडिकेट किया है। भाव 30 रुपये हुआ और कम हुआ, डिमांड 3 लीटर की हो गई। भाव कम हो रहा है, डिमांड एक्सपेंड होती जा रही है। देखो, और ये क्यों इन्होंने ऐसे दिया, देखो हम एक्सपेंड कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे जा रही है, ठीक है। और भाव क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। भाव को तो हम राइज और फॉल बोल सकते हैं, लेकिन डिमांड को तो हम लोग एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं यहाँ पे, बराबर। तो ऐसे जा रही है, डिमांड फैलती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। समझ में आया। तो बस ये वहाँ पे ये वही इंडिकेट दिया गया है। और हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स आई ना, इस पॉइंट्स को हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे लाइन से। और इस कर्व को, आप कर्व बोलोगे सर ये कर्व थोड़ी है, लाइन है, इसको कर्व ही बोलते हैं, ठीक है, इसको कर्व ही बोलते हैं, इसको कर्व बोला जाता है। और इसको डी से डिनोट किया है, इसको डिमांड कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डिमांड कर्व, ठीक है, जिसको डी से हमने इंडिकेट किया है। और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो टॉप टू बॉटम जा रहा है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और प्राइस और डिमांड के एग्जांपल में जब तुम्हारा कर्व टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाए, मतलब समझ जाना कि भाव कम हो रहा है, डिमांड एक्सपेंड हो रही है। क्योंकि डिमांड एक्सपेंड होगी तो ही तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जाएगा ना। सोचो, डिमांड एक्सपेंड होगी तो ही धीरे धीरे क्या होगा, आपका राइट साइड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खाली यही समझाया है, एट पॉइंट ए प्राइस ऑफ मिल्क इज ₹50 और डिमांड 1 लीटर का था।
एट पॉइंट बी जैसे ही प्राइस फॉल हुआ 50 से 40 पे आया, आपकी डिमांड 2 लीटर की हो गई। फिर एट पॉइंट सी जैसे ही 40 से 30 पे भाव आया, आपकी डिमांड और एक्सपेंड हो गई। 30 से जैसे ही 20 पे आया, इसने सारा नहीं समझाया, मैं आपको सारा समझा रहा हूँ, बीच में उन्होंने डी वी नहीं दिया, डायरेक्टली ई दे दिया है कि जब ई पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जब भाव 20 से 10 हो गया तो दूध का जो डिमांड है वो और भी एक्सपेंड हो गया, 5 लीटर का हो गया। ठीक है, तो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे भाव कम हो रहा है, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपेंड्स। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद है ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये इसी का पार्ट है, साथ में ये लॉ ऑफ डिमांड के। देखो, व्हेन द मॉनिटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स, सुनने लायक है और हार्ड नहीं है, फिर बता दो। व्हेन द मॉनिटरी इनकम, देखो अकाउंट्स में अलग अलग इनकम होती है, मॉनिटरी इनकम, रियल इनकम, ठीक है, जो पैसे वाली इनकम होती है ना, बोलो कि सर इनकम तो इनकम ही होती है, इकोनॉमिक्स इनकम इनकम ही होती है, नहीं। रियल इनकम क्या है पता है? ये पसीना जो निकल रहा है ना मेरा, ये रियल इनकम है। जो मैं एग्जाम के टाइम पे तुम्हारी टेंशन लेता हूँ ना, वो रियल इनकम है। जो मेरे ऊपर वर्कलोड है ना, वो रियल इनकम है। और जो पैसा मेरे पास तुम जो फीस देते हो, वो मॉनिटरी इनकम है, पैसे वाली इनकम। ठीक है, वो भी आप समझोगे आगे चल के। तो हाल फिलहाल यहाँ पे पैसे वाले इनकम की बात हो रही है। When the monetary income of the consumer remains constant, but the price of goods falls, then her or his real income rises. Real income is the purchasing power of the money income. ठीक है, real income इन्होंने क्या बोला है? Purchasing power। और monetary income जो पैसा होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सपोज कर लो आपकी इनकम उतनी, इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं, आपकी इनकम जितनी थी उतनी, ठीक है, आप 50,000 महीने कमाते थे, 50,000 महीने कमा रहे हो, लेकिन सामने जो चीज़ें आप लेते थे ना, उसका भाव कम हो गया है। तो क्या होगा? पहले अगर सपोज कर लो कि आप 100 रुपये का 1 किलो आलू ले रहे थे, फॉर एग्जांपल, इतना महंगा नहीं होता है, 100 रुपये का 1 किलो आलू ले रहे थे, बराबर, लेकिन अब उसका भाव हो गया 70 रुपये 1 किलो का। तो आप 100 रुपये में, उतने ही रुपये में ज़्यादा किलो आलू ले सकते हो, आप 1.5 किलो शायद ले सकते हो, बराबर। एग्जैक्टली मैं हिसाब किताब नहीं लगा रहा हूँ, आप ये नहीं बोलना सर 70 रुपये था तो 105 रुपये होगा 1.5 किलो का, वो नहीं, आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। आपका कैपेसिटी परचेज करने का इंक्रीज हो जाएगा, जिसको परचेजिंग पावर कहा जाता है, और इकोनॉमिक्स उसी को रियल इनकम बोलता है। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, भले आपकी इनकम ज़्यादा ना हो ना, चीज़ें अगर सस्ती हो गई तो भी आपको पोसाएगा, आपकी नीड फुलफिल हो रही है, आपके वांट फुलफिल हो रहे हैं उसी पैसों में से, भले चीजें सामने सस्ती हो गई। तो यहाँ पे वही समझाया जा रहा है कि चीजें सस्ती हो गई तो आपका परचेजिंग पावर ऊपर जाएगा। When real income rises, a consumer can buy more of a good and therefore its demand may rise। ठीक है, जब रियल इनकम ज्यादा होती है, देखो आपकी मॉनिटरी इनकम ज्यादा नहीं, आपकी 50,000 इनकम थी महीने की 50,000 इनकम ही कमा रहे हो, लेकिन सामने भाव कम हो गया तो आपकी रियल इनकम राइज हो गई, मतलब आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गया। आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गया तो आपकी तरफ से डिमांड ज़्यादा हो रही। क्योंकि देखो, आप 100 रुपये के आलू लेना चाहते थे, फिर वो 1 किलो आए, आधा किलो आए, 1.5 किलो आए, जो भी है, ठीक है, भाव कम हो गया तो आपको 1 किलो से ज़्यादा मिल रहा है। आप तो अभी भी 100 रुपये का ही ले रहे हो, आप तो अभी भी 100 रुपये का ही ले रहे हो। तो क्या हो रहा है, सामने प्रोडक्ट का भाव कम हो गया तो आपकी रियल इनकम, आपका परचेजिंग पावर उतने ही पैसों से बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, if the amount of money at the disposal of the consumer is ₹50 and the price of the milk is ₹50 per liter, then the consumer can demand only 1 liter of milk। अब सपोज कर लो कि दूध लेने के लिए, 1 लीटर दूध लेने के लिए, 1 लीटर दूध है भी 50 रुपये का और मेरे पास 50 रुपये ही है उसको खर्च करने के लिए, मतलब दूध लेने के लिए, तो मैं 1 ही लीटर ले पाऊंगा। लेकिन अगर भाव कम हो गया तो वो 50 रुपये में से मैं ज़्यादा लीटर ले सकता हूँ। वो बोल रहा है 50 रुपये में से 2 लीटर ले सकता हूँ। अरे 25 का हो गया तो हाँ, तो ठीक है, ठीक है। देन बट इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स टू ₹10, अब क्या हो रहा है, 50 रुपये का था, आपके पास 50 रुपये ही थे, आप 1 लीटर ले सकते थे, ठीक है, लेकिन अब भाव हो गया 10 रुपये का, अब भी आपके पास है तो 50 रुपये, तो अब आप चाहो तो 5 लीटर ले सकते हो। आप लोगे ही ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आप ले कितना सकते हो, 5 लीटर। आपका परचेजिंग पावर, आपकी रियल इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है। द कंज्यूमर कैन डिमांड 5 liters ऑफ मिल्क विथ मनी इनकम ऑफ ₹50। मोस्टली, नॉर्मली
नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स का हमेशा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ही होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट मतलब जो एग्जांपल हम अभी ले रहे थे ना, उसको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट बोलते हैं कि अगर प्रोडक्ट का भाव कम हो गया तो आप ज़्यादा लेना लोगे, उसको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट बोलते हैं। अगर भाव कम होने के बाद भी उल्टा आप कम ले रहे तो वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। समझ में आया? जो अभी तक हम एग्जांपल दे रहे थे दैट इज अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। देखो, इंफीरियर गुड्स है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अगर आपके पास जो भी पैसा था, ठीक है, आप उसमें से लो क्वालिटी गुड्स ले रहे थे, अब उसका भाव कम हो गया लो क्वालिटी गुड्स का, तो भाई लो क्वालिटी गुड्स का अगर भाव कम हो गया तो आप शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि उसी पैसे में से अच्छे गुड्स आ रहे। आप ऐसा थोड़ी करोगे भाव कम हो गया तो और भी उसका क्वांटिटी परचेज करते रहोगे, नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट, कि आपके पास आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया लेकिन आप तभी भी वो चीज़ नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का, ठीक है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का है तो आप ज़्यादा लेते हैं। अगर सामने भाव कम हो जाता है और आपका पैसा उतना ही है, भाव कम हो जाने की वजह से अगर आप परचेजिंग उस चीज़ की ज़्यादा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन सामने प्रोडक्ट का भाव कम हो जाने की वजह से आप उसकी परचेजिंग कम कर रहे हो, दैट इज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। और ये कब होता है? ये इंफीरियर क्वालिटी गुड्स में ही ज़्यादातर होता है। समझ में आया? Yes. The real income of the consumer increases but the demand for these goods falls. For example, coarse food grain. Coarse food grain मतलब वही सस्ते या लो क्वालिटी के जो होते हैं, ठीक है, जैसे वीट और बाजरे में बाजरी हो गई। Then substitution effect. See, when the price of the concerned good falls, it becomes relatively cheaper than its substitutes. क्या होगा? बोला गया है आपके पास मार्केट में दो चीज़ें हैं, आप जनरली ये चीज़ लेते हो, आप समोसा लेते हो, वड़ा पाव नहीं लेते, ठीक है। अब समोसा 10 रुपये का, वड़ा पाव 10 रुपये का। अगर समोसा की वैल्यू कम हो जाता है, उसका भाव कम हो जाता है, तो क्या करोगे? आप सब्सटीट्यूट को छोड़ ही दोगे। और वैसे तो क्या था, कभी समोसा खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया, तो डिमांड में चेंजेस आ रही थी क्योंकि भाव एक जैसे थे। लेकिन अब इसके भाव कम हो गए, आपने बोला नहीं वड़ा पाव नहीं खाना, ये 8 रुपये में आ रहा है, 7 रुपये में आ रहा है, इसको ही मैं लूँगा। समझ में आया? तो hence the consumer will reduce the consumption of substitute goods and expand the demand for the concerned goods. जो आप गुड्स पहले लेते थे, पहले आप समोसा ही खाते थे, तो वड़ा पाव आने की वजह से और सेम रेट में आने की वजह से हम उधर भी चले जाते हैं कभी कभी। लेकिन अभी इसने क्या किया? इसने अपना दिमाग चलाया, इसने भाव कम कर दिया, तो हम सब्सटीट्यूट गुड्स को छोड़ देंगे। This is substitution effect. For example, between two varieties of pant, namely a pair of regular cotton या terry cotton pant या denim pant, if the price of a regular pant falls and then that of denim pants remains the same, then the consumer finds the regular pants cheaper compared to the denim pant and will expand the demand for the regular pant. तो आपके पास सामने दो पैंट हैं, ठीक है, आप एक रेगुलर पैंट लेते ही थे और सामने आपके पास डेनिम पैंट भी आ गई, ठीक है, आपके पास ऑप्शन में बाद में आगे चल के दूसरी डेनिम पैंट आ गई, दोनों का भाव एक जैसा है। लेकिन आप अचानक से जो रेगुलर पैंट पहले आप लेते थे उसका भाव कम हो गया, तो आप जो सब्सटीट्यूट आया था उसका डेनिम, आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि ये चीपर। उसी तरह कोल्ड ड्रिंक और कोकोनट का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि दोनों का भाव एक ही था। आप जनरली कोकोनट वाटर ही पीते थे, लेकिन अब मार्केट में कोल्ड ड्रिंक भी आ गई और मज़ा आ रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है, तो और उसी भाव में आ रहा है, तो आप काफ़ी बार उस पर स्विच हो गए थे। लेकिन अब क्या किया कोकोनट वाले ने? भाव कम कर दिया, तो सब्सटीट्यूट का मतलब ये जो कंसर्न गुड्स है आपके, जो मेन गुड्स है, उसका भाव कम हो जाने की वजह से आपने सब्सटीट्यूट की डिमांड कम कर दी। दैट इज़ अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट समझ में आया? Yes, sir. ये पूरा यहाँ तक आपको लर्न करके आना है विथ प्रॉपर डेटा, ये सब आपको बनाना है, ग्राफ वगैरह जो भी।